हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जीके कॉम्पिटिशन अकेडमी। तो फ्रेंड, आज की क्लास में हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में। जैसा कि दोस्तों हमने आपको पिछली क्लासेज में बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के अब तक लगभग 1500 स्थलों की खोज की जा चुकी है, जिनमें से 7 को क्या माना गया था दोस्तों? 7 को क्या माना गया था? महानगर माना गया था 1500 स्थलों में से। अब हमने ये भी आपको बता दिया कि 7 महानगर कौन कौन से थे: हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनवाली एंड धोलावीरा। ठीक है दोस्तों, ये 7 महानगर थे हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के 1500 स्थलों में से। इनको 7 को क्या माना गया? महानगर माना गया। महानगर की श्रेणी क्यों दी गई? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा संख्या निवास करती थी, यहाँ पे ज़्यादा घर मिले और यहाँ पे ज़्यादा साज सज्जा से यानी ज़्यादा विकसित नगर थे, इस वजह से। बाकी के शेष 1500 स्थलों में से लगभग और बाकी के 1450 लगभग स्थल और भी हैं। तो उन स्थलों से यानी जो शेष स्थल हैं 7 महानगरों के अलावा, उन स्थलों से जो हमारे एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं, आज उन स्थलों के बारे में बात करेंगे कि कौन से स्थल में कौन सा प्रश्न हमारे लिए महत्वपूर्ण है एग्जाम्स के लिए और किस स्थल से कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में, जिनमें हम सबसे पहले बात करेंगे रोपड़ के बारे में। देखिए, ये रोपड़ एक सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है जो पंजाब राज्य में स्थित है। कहाँ पे स्थित है ये रोपड़? कहाँ पे पाया गया? कहाँ पे इसको उत्खनन किया गया? पंजाब में उत्खनन किया गया। वर्तमान में इसकी अवस्थिति रोपड़ की कहाँ पे? पंजाब में। इसको वर्तमान में रूपनगर बोलते हैं। इस रोपड़ से संबंधित 2 प्रश्न हमारी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। पहला पॉइंट तो ये है कि रोपड़ है जो इस स्थल की खोज दोस्तों 1947 के बाद में की गई थी। यानी जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ तो आज़ाद होने के बाद में भारत के अंतर्गत जो सिंधु घाटी सभ्यता का शहर सबसे पहले उत्खनित हुआ वो रोपड़ था। ठीक है दोस्तों, तो आज़ादी के बाद भारत में खोजा जाने वाला ये प्रथम हड़प्पाई स्थल था। पहला पॉइंट तो यहीं से इम्पोर्टेंट बनता है, एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है ये दोस्तों कि आज़ादी के बाद भारत में खोजा जाने वाला प्रथम हड़प्पाई स्थल कौन सा था? रोपड़ था। पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे दोस्तों आपके कि 1947 में हमारा भारत देश जब आज़ाद हुआ था उसके बाद में इसका उत्खनन हुआ था सर्वप्रथम। 1947 के बाद यानी सन 1947 सबसे पहले यही शहर खोजा गया था भारत के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता का। अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट क्या है कि दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि इस स्थल से यानी रोपड़ से कब्र में यानी एक कब्र ऐसी मिली है, कुछ कब्रें मिली हैं जिनमें क्या है, मानव के साथ में कुत्ते को भी दफनाया गया। यानी इसको क्या माना गया कि जो मालिक होता था उस मालिक के साथ में उसके कुत्ते को भी साथ में दफना दिया जाता था। ऐसी कब्र के भी साक्ष्य इस स्थल से मिले हैं। और इसी प्रकार की जो कब्र थी यानी हम कह सकते हैं कि एक कब्र में यानी यहाँ पे क्या हुआ कि एक कब्र ऐसी मिली जिसमें मालिक के साथ में क्या है, कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले रोपड़ से। अब जो मालिक के साथ में कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य इसके अलावा कहाँ से मिले थे दोस्तों? मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था बुर्जहोम से भी मिले थे। कहाँ से मिले थे? बुर्जहोम संस्कृति से भी मिले थे। और जो बुर्जहोम संस्कृति है दोस्तों कहाँ पे विकसित हुई थी? कश्मीर में भी विकसित हुई थी। यानी इस संस्कृति में भी मालिक के साथ में कुत्तों को दफनाए जाने की प्रथा थी और वही प्रथा यहाँ पे भी मिली। कहाँ पे? रोपड़ शहर में, रोपड़ स्थल में, सिंधु घाटी सभ्यता के में। तो आपको याद रखना है दोस्तों, ये प्रश्न खूब पूछा जाता है। कई बार बुर्जहोम ऑप्शन में मिलता है, कई बार रोपड़ ऑप्शन में मिलता है। यानी बुर्जहोम संस्कृति और रोपड़ संस्कृति यानी रोपड़ सिंधु सभ्यता का एक शहर था, रोपड़ स्थल। यानी इन दोनों स्थलों से मानव के साथ में कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए। यानी एक ही कब्र में कुत्ते की भी कंकाल मिला और मानव का भी कंकाल मिला। तो हो सकता है उस समय मालिक के साथ में कुत्ते को दफनाया जाता हो, ऐसे साक्ष्य यहाँ से माने गए रोपड़ स्थल से। ये था हमारा पहला स्थल। यानी अन्य स्थलों में सबसे पहला हमने रोपड़ के बारे में बात की। तो रोपड़ के 2 पॉइंट क्लियर हो गए कि आज़ादी के बाद में सबसे पहले खोजा जाने वाला हड़प्पा स्थल था। दूसरा, यहाँ पे एक कब्र में मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले। अब बात करते हैं हम दूसरे स्थल की। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का एक और स्थल है नौसारो। फेमस स्थल है नौसारो। ये पाकिस्तान में अवस्थित है दोस्तों। और इस स्थल से क्या मिला कि मांग में सिंदूर भरी हुई स्त्रियों की मृड मूर्ति मिली। क्या मिली? मृड मूर्ति का मतलब होता है मिट्टी की मूर्ति। क्या होता है? मिट्टी की मूर्ति। ठीक है दोस्तों, यहाँ से मिट्टी की मूर्तियाँ मिली स्त्रियों की, यानी महिलाओं की क्या मिली? मिट्टी की मूर्तियाँ मिली। और उन मूर्तियों की खास बात क्या थी कि उन मूर्तियों की जो उन महिलाओं की जो मूर्तियाँ थीं, उन मूर्तियों में क्या था विशेष बात कि उनकी मांग में सिंदूर भरा हुआ था। क्या भरा हुआ था? मांग में सिंदूर भरा हुआ था। अब इसको देखकर इतिहासकार भी अचंभित हो गए कि मांग में सिंदूर भरना, गले में मंगलसूत्र पहनना, ठीक है, ये जो हमारे सुहाग की निशानी है महिलाओं की, ये जो सभ्यताएं हैं, ये जो प्रथाएं हैं, ये आर्य संस्कृति में विकसित हुई थी, जो भी उत्तर वैदिक काल में विकसित हुई थी जाकर।
यानी उत्तर वैदिक के काल के बाद में। लेकिन यहाँ पे देखा गया कि यहाँ पे तो सिंधु सभ्यता यानी सैंधव सभ्यता में ही महिलाओं की मांग में सिंदूर भरे जाने का प्रमाण मिल गए। तो दोस्तों यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उस काल की भी महिलाएं क्या करती थी, मांग में सिंदूर भरा करती थी या मांग में सिंदूर भरने की प्रथा थी। यहाँ से इस प्रकार की मूर्तियों देखकर ये अंदाज लगाया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है कि नौसार और सिंधु सभ्यता का ऐसा स्थल था जहाँ से मिट्टी की जो महिलाओं की मूर्तियाँ मिली, उन मूर्तियों की मांग में सिंदूर भरा हुआ था। मैंने आपको बताया था जब चनुदड़ो शहर के बारे में, तो वहाँ से लिपस्टिक भी मिली थी, फिर साधन सामग्री भी मिली थी। तो इससे स्पष्ट होता है कि उस काल की यानी सैंधव काल की महिलाएं भी सजने संवरने का शौक़ रखती थीं और मांग में सिंदूर भी भरती थीं यहाँ इस शहर की मूर्तियों के आधार पर। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम तीसरे शहर की, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का तीसरा स्थल है नेषदी। कौन सा है? नेषदी। ये गुजरात में पाया गया। ये स्थल कहाँ पे अवस्थित है? गुजरात में। इनकी ये पॉइंट्स याद रखना, डायरेक्ट एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि नौसारो सैंधव सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल नौसारो कहाँ पे? पाकिस्तान में। सैंधव सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल नेषदी कहाँ पे? गुजरात राज्य में, भारत के अंदर है। ठीक है, तो नेषदी से क्या मिले दोस्तों? नेषदी की बात करें तो इस नेषदी शहर की विशेषता ये है कि यहाँ से पशुपालन का ये सबसे बड़ा केंद्र था। यानी नेषदी क्या था? पशुपालन का सबसे बड़ा केंद्र था। यहाँ पे पशुओं के सर्वाधिक साक्ष्य मिले, तो नेषदी को क्या माना गया? पशुपालन का सबसे बड़ा केंद्र माना गया। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए एग्जाम में कि सिंधव सभ्यता के यानी सैंधव सभ्यता के अंतर्गत किस शहर को यानी किस स्थल को पशुपालन का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है, तो आपको बता देना नेषदी। या डायरेक्ट ये पूछे कि निम्न में से कौन सा सैंधव स्थल पशुपालन का सबसे बड़ा केंद्र था, तो आपको आंसर भरना नेषदी। अगर वो ये पूछे कि नेषदी कहाँ अवस्थित है, तो गुजरात में अवस्थित था। पॉइंट्स क्लियर? यहाँ से क्या मिले? पशुपालन का सबसे बड़ा केंद्र होने के साथ में साक्ष्यों में एक चीज़ और मिली यहाँ से स्पेशली, वो थी पत्थर के बाणाग्र के साक्ष्य। बाण के अग्रभाग यानी बाण होता है, ये आपने देखा होगा, ये इस प्रकार का आगे से नुकीला होता है। तो ऐसे बाण के क्या मिले? अग्रभाग मिले पत्थर के, जो बाण के आगे सेट किए जाते थे, बाण में सेट किए नुकीले पत्थर मिले थे। बाण के अग्रभाग मिले थे पत्थर के। कहाँ से मिले थे? नेषदी से। तो ये खूब पूछा गया है एग्जाम्स के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पत्थर के बाणाग्र कहाँ से मिले थे, तो आपको बता देना नेषदी से मिले थे। कहाँ से मिले थे? नेषदी से मिले थे। इस प्रकार दोस्तों हमने बात की अब यहाँ पे कितने स्थलों की सिंधु सभ्यता के? 3 स्थलों की, रोपड़, नौसारो और नेषदी। तीनों के तीनों स्थलों के जो पॉइंट्स हमने बताए वो एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको अच्छे से आप नोट करना और अच्छे से याद भी करना, क्योंकि ये पॉइंट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट चौथे स्थल की, जो अन्य स्थलों में गिनती में है। तो नेक्स्ट चौथा स्थल है हमारा मालवड़। देखिए दोस्तों, मालवड़ शहर की बात करें या मालवड़ स्थल की बात करें तो इसकी एक मुख्य विशेषता ये है मालवड़ शहर की कि यहाँ से सिंचाई नहर के अवशेष मिले थे। क्या मिलते? सिंचाई नहर के अवशेष। यानी यहाँ से ऐसी नहरें प्राप्त हुई मालवड़ से कि उन नहरों से क्या की जाती थी? सिंचाई। इस प्रकार के साक्ष्य अन्य स्थलों में नहीं प्राप्त हुए, मालवड़ से प्राप्त हुए। इसलिए पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है कि सिंधव सभ्यता के किस स्थल से सिंचाई नहर के अवशेष प्राप्त हुए? मालवड़ से। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा यहाँ पे कि मालवड़ कहाँ अवस्थित है? मालवड़ गुजरात में। इस स्थल की खोज किस स्थान पर हुई थी? गुजरात में। यानी ये इसकी जो अवस्थिति की बात करें तो इसकी अवस्थिति है गुजरात। कहाँ पर है? गुजरात। तो पहला पॉइंट से हमारा यहाँ से क्लियर कि मालवड़ का, कि मालवड़ में क्या मिले? सिंचाई नहर के अवशेष मिले। इसका एक पॉइंट याद रखना अच्छे से। अगला पॉइंट है कोटदीजी। कोटदीजी, कोटदीजी इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्थल है। इसकी विशेषता क्या है? ये सिंध प्रांत पाकिस्तान में अवस्थित था। देखिए इसकी विशेषता यह है कि यह एकमात्र ऐसा स्थल है जो आग के कारण, किसके कारण? आग के कारण जलकर नष्ट हुआ था। एकमात्र स्थल है ये, पूरा ही पूरा स्थल ये सिंधु सभ्यता के 1500 स्थलों में से एकमात्र ऐसा स्थल है दोस्तों कि ये पूरा स्थल आग के कारण नष्ट हो गया था। यानी आग से जल गया था, आग के कारण पूरा स्थल नष्ट हो गया था। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया कि सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल ऐसा कौन सा है जो आग के कारण नष्ट हुआ था, आग से जलकर नष्ट हुआ था, तो वो था कोटदीजी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट अगले नगर की बात करें, छठवें नगर की, बालाकोट। ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। बालाकोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई एक बार पूछ भी लिया गया है। पूछ कौन सा पॉइंट लिया? ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बालाकोट से प्राक सैंधव और विकसित सैंधव, यानी दो बात हो रही। प्राक का मतलब प्राचीन कालीन सैंधव और विकसित सैंधव का मतलब आधुनिक सैंधव। जिस प्रकार हम इतिहास पढ़ते हैं ना, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, उसी प्रकार यहाँ पे सैंधव सभ्यता के, जब सैंधव सभ्यता विकसित हुई थी यानी जब जन्मी थी उस समय के भी अवशेष मिले, और जब सैंधव सभ्यता पूर्णतः विकसित हो गई, नष्ट होने यानी पतन के कगार पे आ गई थी, उस समय की भी अवशेष मिले। यानी यहाँ से दो
संस्कृतियों के, यानी कह सकते हैं 2 युगों के अवशेष मिले सैंधव सभ्यता के, प्राचीन युग के और एक विकसित युग के, यानी प्राक सैंधव यानी प्राचीन सैंधव काल का और विकसित सैंधव काल के, यानी दोनों कालों के यहाँ पे क्या मिले अवशेष प्राप्त हुए थे बालाकोट से। और बालाकोट की विशेषता एक ये और है कि यहाँ का जो सीप उद्योग था, सीप उद्योग का मतलब यहाँ से जो मोती बनते थे, साज सज्जा के सामान बनते थे सीपों से, जो समुद्र के किनारे या नदियों में जो आपने देखा होगा सीप होते हैं सफ़ेद रंग के, आपके घर पे जैसे बालू आती है मकान बनाने के लिए बजरी सफ़ेद रंग के, आपने प्लेट्स देखी होंगी, उनको सीप बोलते हैं। और उनसे क्या बनते थे उस समय आभूषण बनते थे बहुत अच्छे उस काल में। तो वो जो सीप उद्योग था, जो आभूषण बनाने के या डिजाइनिंग के, हाथ के बांधने के, बाजू वंश यहाँ पे सजाने के, माथे पे बांधने की राखड़ी की तरह के, जैसे जो वो अपनी कहते हैं जो भी अपने आभूषण होते हैं महिलाओं के, उस टाइप के आभूषण सीप उद्योग से बनाए जाते थे। और उस तरीके का जो उद्योग था वो बालाकोट का प्रसिद्ध था सीप उद्योग। ये क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए एग्जाम्स में कि किस स्थल का सीप उद्योग सर्वाधिक प्रसिद्ध था, तो आपको आंसर देना बालाकोट का। बात करते हैं नेक्स्ट अगले नगर की दोस्तों। तो अगला नगर है सुरकोटड़ा। इसके बारे में मैंने आपको पहले बता ही दिया था कि सुरकोटड़ा और लोथल, सुरकोटड़ा और लोथल, यानी इसके अलावा एक और शहर है लोथल और सुरकोटड़ा। ये दोनों शहर ऐसे थे, लोथल और सुरकोटड़ा, जो 2 हिस्सों में नहीं बटे हुए थे, एक ही हिस्से में विभक्त थे और एक ही हिस्से की क्या हो रही थी बाउंड्री हो रही थी। मैंने पहले बताया था कि लोथल और सुरकोटड़ा दोनों एकमात्र ऐसे स्थल हैं, 2 स्थल हैं जिनकी क्या विशेषता है कि एक की दोनों स्थल क्या हैं, एक ही दीवार में यानी एक ही दुर्ग में स्थित हैं। इसके 2 हिस्से नहीं हैं, ना तो उच्च शहर है ना इसमें निम्न शहर है, केवल एक ही हिस्से में पूरा शहर बसे हुए हैं दोनों, सुरकोटड़ा और लोथल। और लोथल की बात करें, लोथल भी गुजरात में था आपको पता है, कच्छ में था, और इधर से सुरकोटड़ा भी कच्छ में था, यानी ये दोनों नगर पास पास थे और दोनों की जो बसावट थी वो एक ही तरीके की थी, एक ही डिजाइन की थी। पर इस नगर की विशेषता क्या है कि एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। क्या मिले? घोड़े के अस्थि पंजर। यानी पूरी सैंधव सभ्यता में कहीं पे घोड़े के कोई साक्ष्य नहीं मिले, यानी ऐसा माना जाता है कि वो लोग सैंधव सभ्यता के लोग घोड़े से अनभिज्ञ थे, यानी घोड़े को नहीं जानते थे। लेकिन सुरकोटड़ा से इस बात को कन्फ्यूज में डाल दिया कि यहाँ से क्या मिले, घोड़े के अस्थि पंजर मिले। अब कुछ लोगों का तो मानना ये है कि ये क्या था, समुद्र के किनारे था, हो सकता है कि जो अन्य सभ्यता के लोग थे वो घोड़े से यहाँ पे आए होंगे और बाई चांस उनका कोई घोड़ा यहाँ पे रह गया, दब गया, मर गया, उसके अस्थि पंजर मिले। तो याद रखना कि घोड़े के एकमात्र ऐसा स्थल है सुरकोटड़ा, यहाँ से घोड़े के अस्थि पंजर प्राप्त हुए थे। तो इस प्रकार दोस्तों हमने बात की दोस्तों किसके बारे में, मालवड़, कोटड़ी जी और बालाकोट और सुरकोटड़ा। यानी ये जो 4 मुख्य नगर हैं, चारों के हमने जो एग्जाम्स में आने वाले पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्सों के बारे में बात करा दिया। इस प्रकार हमारे अन्य सभ्यताओं के, सिंधु सभ्यता के अन्य शहरों में हमने 7 शहरों के बारे में बताया। अब बात करते हैं हम 8वें शहर के बारे में। जो 8वां शहर है हमारा दैमाबाद। देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का अन्य महत्वपूर्ण स्थलों में बात कर रहे हैं हम, और 8वां स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण, वो है दैमाबाद। दैमाबाद का एक प्रश्न बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है। मैंने आपको कई बार बताया भी है कि मैं अन्य स्थलों में केवल उन्हीं पॉइंट्स को बता रहा हूँ जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर हम डिटेल से सारे शहरों को पढ़ेंगे, केवल 7 महानगरों को मैंने डिटेल से आपको कम्प्लीटली बता दिया, क्योंकि उन शहरों की संपूर्ण व्याख्या पूछ ली जाती है, कहीं ना कहीं से उनमें से कोई भी पॉइंट पूछ लिया जा सकता है। लेकिन ये अन्य स्थल ऐसे हैं दोस्तों जिनके कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, उन्हीं पॉइंट्स को हम यहाँ पे बता रहे हैं। यानी मैं आपको सिंधु सभ्यता पढ़ा तो रहा हूँ, पर उसमें एक भी पॉइंट ऐसा नहीं छोड़ रहा हूँ जो आपकी एग्जाम से बाहर हो। ठीक है, तो एक बात याद रखना, अच्छे से नोट्स बनाना। आपको ये सारे पॉइंट्स हैं कई किताबों में नहीं मिलेंगे। ये जो जितने पॉइंट्स हैं आपको कई किताबों का संकलन है, NCERT की बुकों का संकलन है इसमें, तो आपको सारे पॉइंट्स बिल्कुल छटाई एकदम व्यवस्थित रूप से क्रम बाय क्रम मिल रहे हैं। तो बात कर रहे हैं हम 8वें स्थल दैमाबाद के बारे में, कि दैमाबाद जो स्थल है इसके बारे में मैंने पिछली क्लासेज में, यानी जब मैंने आपको 65 काल पढ़ाया था तो 65 काल की क्लासों में दैमाबाद के बारे में मैंने बहुत सारी पॉइंट्स डिटेल में बताए हैं। उनमें जाके और देख लेना आप। हमारी पिछली क्लास में हमारे चैनल की जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के नाम से जो प्ले लिस्ट बनी हुई है, उस प्ले लिस्ट में जाकर पिछली क्लासेस का आप अध्ययन करना 65 काल के अंतर्गत, तो उसमें दैमाबाद का जिक्र आपको अवश्य मिलेगा। अब बात करते हैं दैमाबाद की। तो दैमाबाद जो स्थल है अहमदनगर महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है इस अवस्थिति है इसकी? अहमदनगर महाराष्ट्र में स्थित था ये शहर उस काल में। अब वर्तमान में अहमदनगर महाराष्ट्र में इसकी अवस्थिति दैमाबाद की।
इसकी मुख्य विशेषता है एक तांबे का रथ। ये जो तांबे का रथ है ये कई बार एग्जाम से पूछा गया है, यूपी SSSC बोर्ड इसको बहुत पूछता है कि तांबे के रथ के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे। तो याद रखना तांबे का रथ मिला था कहाँ से, दैमाबाद से। पर ये आपके मन में एक प्रश्न डाउट आ रहा होगा कि तांबे का रथ चल दैमाबाद से मिला, लेकिन एग्जाम में पूछे जाने की इसकी विशेषता या इसका कारण क्या है। देखो कोई ना कोई चीज़ एग्जाम में तब पूछी जाती है उसके पीछे कोई विशेष रीजन हो या किसी चीज़ को लेकर वो प्रसिद्ध हो। तो यहाँ से तांबे का रथ मिला, सबसे विशेषता तो यही होगी कि तांबे का था, यानी उस काल में तांबे का चलन था। और इसकी जो मुख्य इस रथ की विशेषता ये है कि इस रथ में दोस्तों घोड़ों की बजाय क्या लगे हुए थे, 2 बैल की जोड़ी लगी हुई थी। किसकी लगी हुई थी, 2 बैलों की जोड़ी लगी हुई थी इसको रथ में आगे। और जो इसको चला रहा था इस रथ को, वो कौन चला रहा था, एक नग्न मानव, एक नग्न जिसने कपड़े नहीं पहने थे, नग्न था, नंगा था, एक तरीके से कह सकते हैं, बिना कपड़े का था, नग्न था, वो मानव इसको क्या कर रहा था, चला रहा था इस रथ को। इस प्रकार का रथ मिला, यानी ऐसा तांबे का रथ जिसमें 2 जोड़ी बैल लगे हुए हैं घोड़ों की बजाय, और उस रथ को कौन चला रहा है, एक नग्न मानव चला रहा है। इस रथ की विशेषता थी, इसलिए एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि तांबे के रथ के साक्ष्य कहाँ से मिले, दैमाबाद से। अब बात करते हैं हम 9वें स्थल आलमगीर के बारे में। मैंने इसके बारे में आपको पहले भी बता दिया है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु है, यानी आलमगीर जो शहर है, स्थल है, ये सिंधु घाटी का सबसे पूर्वी पॉइंट पर स्थित लास्ट शहर है। इसके बाद में नहीं, इस स्थल के बाद में सिंधु सभ्यता की कोई भी अवशेष नहीं मिले। पूर्व में अगर जाएँ तो पूर्व की दिशा में सबसे लास्ट पॉइंट पर स्थित है, यानी इसको पूर्वी बिंदु कहा जाता है। इसको आलमगीर को, सिंधु सभ्यता का पूर्वी बिंदु कौन सा है, आलमगीर। ठीक है दोस्तों, पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे यहाँ तक। तो ये तो मेरठ यूपी में अवस्थित है। कहाँ पे अवस्थित है, मेरठ यूपी में अवस्थित है। इसकी खोज की, इसकी इम्पोर्टेंस ही क्या है दोस्तों, ये हिंडन नदी के किनारे है। इसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ, मेरठ आलमगीर के बारे में। आप पिछली क्लासेज में इसको पढ़ेंगे तो आपको आलमगीर अवश्य मिलेगा। इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है वो ये है कि इसकी खोज तो 1958 में हुई, लेकिन इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी, किसी व्यक्ति के द्वारा ना की कर एक ट्रस्ट यानी एक संस्था के द्वारा की गई, जिसका नाम था भारत सेवक समाज। ठीक है, सिंधु सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल जिसकी खोज, जिसका उत्खनन किसके द्वारा किया गया है, भारत सेवक समाज के द्वारा किया गया, वो कौन सा था, आलमगीर था। इसलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये कौन से सैंधव स्थल की खोज भारत सेवक समाज के द्वारा की गई, आलमगीर की। या फिर ये भी पूछ सकता है आलमगीर की खोज किसके द्वारा की गई थी, भारत सेवक समाज के द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। लास्ट स्थल बात करते हैं, 10वां स्थल है हमारा अल्लादीनो। अल्लादीनो कहाँ पे अवस्थित है दोस्तों, जो 10वां स्थल है वो है अल्लादीनो। ये सिंध प्रांत पाकिस्तान में, यानी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अवस्थित है। इसकी विशेषता क्या है कि ये सिंधु सभ्यता का सबसे छोटा स्थल है, सिंधु सभ्यता का सबसे छोटा स्थल है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बात समझ रहे होंगे कि सिंधु सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है, अल्लादीनो। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा, सर आपने अभी तक ये चीज़ नहीं बताई कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। चलो छोटा तो ये हो गया, सबसे छोटा इसको मानते हैं हम अल्लादीनो को। सबसे बड़ा है दोस्तों मोहनजोदड़ो, जिसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया है आपको जब मोहनजोदड़ो पर आया था कि सिंधु सभ्यता का ये सबसे बड़ा स्थल था मोहनजोदड़ो। अब कन्फ्यूजन वाली बात आ जाए तो दोस्तों कन्फ्यूजन वाली बात, इसमें 2 पॉइंट्स हैं। अब मैं उसके बारे में बताता हूँ, जो बड़ा होने के बारे में, जो कि सिंधु सभ्यता के बड़े स्थल के बारे में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उस टॉपिक पे चर्चा करते हैं। ये तो हमने कम्प्लीटली समझा दिया, यानी ये 10 स्थल ऐसे सिंधु घाटी सभ्यता के इन स्थलों में कि इनसे जो हमने पॉइंट बताए वो पॉइंट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं हम सिंधु सभ्यता के बड़े स्थलों के बारे में कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। देखिए दोस्तों, ये हैं 2 प्रश्न आपके, इस टाइप से 2 प्रश्न आपके लिए बनते हैं सिंधु सभ्यता के बड़े स्थलों में। मैंने आपको बताया दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता के अब तक लगभग 1500 नगर खोजे गए। कितने, 1500 स्थलों की खोज हो चुकी है। अगर बात करें इन 1500 स्थलों में तो मैंने आपको बताया था लगभग 900 स्थल, लगभग हम कह सकते हैं 950 स्थल, यानी 950 स्थल, और हम ये कह सकते हैं लगभग 550 स्थल। ठीक है दोस्तों, लगभग चल रहा है। ठीक है, अगर आप बात करें हम किताबों की, तो किताबों में कई जगह 1400 स्थल भी दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं, 1400। इस चीज़ के बारे में हमने सबसे पहले जब सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार पढ़ाया था, उस वीडियो में इन चीज़ों के बारे में मैंने अच्छे से समझाया। आप उस वीडियो में इस चीज़ को देखना। अब यहाँ पे समझो कि लगभग 1500 स्थल में से 950 भारत में हैं। कितने हैं, भारत में, और लगभग कितने किस्म हैं, पाकिस्तान, और शेष अफ़गानिस्तान में। अफ़गानिस्तान में तो केवल 2 ही स्थल मिले हैं। पॉइंट्स क्लियर करना है यहाँ पे। तो अगर मैं कहूँ कि इन 1500 स्थलों में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, कि इन 1500 स्थलों में सबसे बड़ा कौन सा है, बात समझना मेरी। तो इन 1500 स्थलों में सबसे बड़ा है मोहनजोदड़ो। कौन सा है, मोहनजोदड़ो।
1500 स्थलों में। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल खोजे गए उन सभी स्थलों में सबसे बड़ा स्थल क्षेत्रफल में कौन सा है? मोहनजोदड़ो, जिसका क्षेत्रफल कितना है दोस्तों 250 हेक्टेयर। कितना है इसका क्षेत्रफल? 250 हेक्टेयर। मैंने आपको पहले भी बता दिया जब मोहनजोदड़ो पढ़ाया था। अब बात समझ गए होंगे। तो सिंधु सभ्यता का यानी संपूर्ण सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मोहनजोदड़ो। तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, या फिर ये कहे कि संपूर्ण सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा। कैसे भी पूछ रहे हैं आपको, तो पूरी जितने भी सिंधु सभ्यता के स्थल खोजे गए सभी स्थलों में सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो। ठीक है। अब मैंने आपको यहाँ पे एक चीज़ समझाया कि लगभग 950 स्थल भारत में खोजे गए। तो इन 950 स्थलों में यानी जो ये भारत के 950 स्थल जो भारत में स्थित हैं, इन स्थलों में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो इन स्थलों में 950 स्थलों में भारत के अंदर जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं उन सभी स्थलों में सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी। कौन सा है? राखीगढ़ी। और दूसरे नंबर पर है धौलावीरा। दूसरे नंबर पर कौन सा है? धौलावीरा। राखीगढ़ी का क्षेत्रफल है 230 हेक्टेयर। 230 हेक्टेयर। और धौलावीरा का क्षेत्रफल है 100 हेक्टेयर। लगभग में चल रहा है, फिक्स नहीं है दोस्तों। एक बात याद रखना, क्योंकि इनके जो क्षेत्रफल मैं बता रहा हूँ हेक्टेयर में, लगभग में है। किस में है? ये लगभग में है। इतिहासकारों में यानी किसी ने भी इनकी कोई फिक्स नहीं है। किताबों में आपको भी हर जगह लगभग में दिया जाएगा। 230 हेक्टेयर और 100 हेक्टेयर। लेकिन मैं दोस्तों आपको बता दूं कि कुछ इतिहासकारों ने राखीगढ़ी का जो क्षेत्रफल है 80 हेक्टेयर भी बताया है। कितना बताया है? 80 हेक्टेयर भी बताया है। 80 हेक्टेयर भी बताया है। ठीक है, 80 हेक्टेयर। अगर उन इतिहासकारों की बात मानी जाए कि राखीगढ़ी का क्षेत्रफल 80 हेक्टेयर है, तो भारत का सबसे बड़ा सैंधव स्थल कौन सा हो गया? धौलावीरा। अगर इस पॉइंट पे गौर किया जाए कि कुछ इतिहासकारों ने 230 हेक्टेयर भी बताया है, अगर इस पॉइंट पे गौर किया जाए तो भारत का सबसे बड़ा सैंधव स्थल कौन सा हो गया? राखीगढ़ी हो गया। तो कई जगह तो आपको इस भारत का सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा को भी बताया जाएगा और कई जगह भारत का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी को भी बताया जाएगा। इस चीज़ में स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं इस दोनों पॉइंटों पे आके कि भारत का सबसे बड़ा सैंधव स्थल राखीगढ़ी है या धौलावीरा है। तो मैंने आपको बता दिया कि इसका क्षेत्रफल कितना है? 230 हेक्टेयर, इसका 100 हेक्टेयर। लेकिन कुछ इतिहासकारों ने राखीगढ़ी का क्षेत्रफल 80 हेक्टेयर भी बताया है, जिससे स्टूडेंट क्या हो जाते हैं? कन्फ्यूज हो जाते हैं। अब प्रश्न आए अगर एग्जाम्स में दोस्तों आपको कि भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। ठीक है दोस्तों, आपके लिए प्रश्न आ गया। ऑप्शन मिलेंगे आपको 4। अगर उन चारों ऑप्शन में धौलावीरा भी दे रखा है और राखीगढ़ी भी दे रखा है, यानी दोनों दे रखे हैं, यानी ये भी दे रखा है और ये भी दे रखा है ऑप्शन में, तो आपको राखीगढ़ी करना है। क्या करना है? राखीगढ़ी। ठीक है। या फिर इन दोनों में से जो भी दे रखा हो, या तो राखीगढ़ी दे रखा हो, धौलावीरा नहीं दे रखा होगा तो राखीगढ़ी करना है। अगर राखीगढ़ी नहीं दे रखा है तो धौलावीरा को आपको करना होगा। धौलावीरा सबसे बड़ा स्थल है। अगर ये दोनों नगर स्थल आ गए हों आपको ऑप्शन में, तो सबसे बड़ा स्थल कौन सा माना जाएगा? राखीगढ़ी माना जाएगा। इस चीज़ के कन्फ्यूजन को आपको क्लियर करना है यहाँ पे। तो पॉइंट सारे क्लियर हो गए होंगे दोस्तों। तो ये तो थे सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में जानकारी। यानी इस प्रकार हमने अब तक सिंधु घाटी सभ्यता के सभी नगरों के बारे में विश्लेषण करके आपको बता दिया। अब आगे की क्लास में हम किसके बारे में बात करेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीय विन्यास के बारे में। उनके नगरों की व्यवस्था कैसी थी, उनके घर किस टाइप के थे, वो कैसे रहते थे, उनकी लिपि क्या थी, उनकी भाषा क्या थी, उनके त्यौहार क्या थे, उनके सामाजिक जीवन कैसा था, उनका आर्थिक जीवन कैसा था, उनका राजनीतिक जीवन कैसा था। इन सभी तथ्यों पर हम सिंधु घाटी सभ्यता के जो ये सभी तथ्य हैं, इन तथ्यों पर अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में। तब तक के लिए अलविदा। और जाते जाते मेरा आपसे बस यही कहना है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें और अपने जितने भी सगे संबंधी हैं उनको ये इस बात के बारे में बताएं कि यहाँ पर इतिहास की नियमित रूप से, व्यवस्थित रूप से क्लासेज चल रही हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे आपसे कल अगली क्लास में।